नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे उस खास कार्यक्रम जान है तो जहान है में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मृणाल शर्मा, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। शहर के बहुत बड़े ऑर्थो सर्जन हैं और डॉक्टर साहब लगातार लोग पहुंचते हैं आपके पास, आम तौर पर घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए, हिप के रिप्लेसमेंट के लिए। ये जो सीज़न है, ठंड का सीज़न है, इसमें आम तौरों पर लोगों के जो जोड़ हैं उनमें ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। नमस्कार, वॉइस ऑफ फरीदाबाद और सौरभ जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, सर्दी का सीज़न ऐसा होता है कि भाई सबके जोड़ों में या शरीर में दर्द होने लग जाते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है कि भाई जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो हमारी कोशिकाएं जो हैं और हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो खून का दौरा जो है वो मांसपेशियों में और जोड़ों में जो है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जोड़ों में जो है ब्लड सप्लाई कम होगी, तो जैसे कि हमारी मसल्स में ब्लड सप्लाई कम होती है तो क्रैम्प्स आते हैं, वैसे जोड़ों में दर्द और सूजन उत्पन्न होती है। दूसरा क्या होता है कि सर्दी के मौसम में हमारे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे जो है जोड़ सूज जाते हैं, जिससे कि और जो है पेन और स्वेलिंग बढ़ जाती है। तीसरा, हम लोग रजाइयों में घुसे रहते हैं, अंदर रहते हैं, थोड़ी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इससे भी स्टिफनेस आती है, क्योंकि जोड़ का काम है मोबाइल रहना। जब कोई मशीन चलेगी नहीं तो वो अपने आप जाम होने लग जाएगी। तो ये बहुत स्वाभाविक सा कारण है कि भाई जोड़ों में दर्द बढ़ जाते हैं सर्दियों में। डॉक्टर साहब, आम तौर पर नी रिप्लेसमेंट को या हिप रिप्लेसमेंट को लेकर किस तरह के रोगी आते हैं, क्यों हो जाते हैं ये खराब, जिनमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, नी जो है हमारा वो एक जॉइंट जो है, बिल्कुल जैसे गाड़ी के टायर होते हैं उसकी तरह आप उसको समझिए कि जैसे जैसे गाड़ी चलती है 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद टायर की रबड़ घिस जाती है, तो वो जो है हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो हमारा घुटना भी ऐसे ही है, एज के साथ में जो है उसमें घिसाव होने लग जाता है। धीरे धीरे जो है वो उसकी चिकनाहट कम हो जाती है। जो हमारे जॉइंट में नॉर्मल स्मूथ कार्टिलेज रहता है वो ऐसा खुरदरा और रफ हो जाता है। तो जब ये रफ हो जाएगा तो आप इस पे अगर चलेंगे तो ये दर्द पैदा करेगा, आवाज़ करेगा, सूजन आएगी और धीरे धीरे ये टेढ़ा होने लग जाता है घुटना। तो जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये 90% लोगों में एज रिलेटेड ही होता है। कुछ लोगों में ये जल्दी उम्र में हो जाता है, जैसे कि वज़न ज़्यादा हो या जवानी में कोई चोट लग गई हो, उससे जॉइंट डैमेज हुआ और फिर ख़राब होने लग गया, या आपको कुदरती ही मांसपेशियाँ और हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि वो धीरे 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 जो है डिफॉर्म होने लग गई और वो जॉइंट डैमेज होने लग गया। सो मल्टी फैक्टोरियल भी होता है। कईयों की फैमिलीज़ में रन करता है कि अगर मदर को है तो उसकी बेटी को भी ये देखा गया है कि वो वैसा ही आर्थराइटिस डेवलप होता है। लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारी बोन्स वीक होंगी, जॉइंट वजन बढ़ डैमेज होगा, जाएगा अगर। वजन बढ़ जाएगा। तो उसका डायरेक्ट लोड जो है घुटनों पे पड़ता है और कूल्हे पे भी पड़ता है, इसलिए वो डैमेज हो जाते हैं। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये जो रिप्लेसमेंट से पहले कई डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि घुटने में कोई इंजेक्शन लगा दें जिससे कुछ ग्रीस उसमें आ जाए और वो थोड़ा मोबिलिटी बन जाए उसमें। देखिए, आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। तो जब अर्ली स्टेज होती है, स्टेज 1 या 2, उसके बीच में क्या है कि जॉइंट में अभी पूरी तरह वो घिसा नहीं होता है, बट सिर्फ ग्रीस की कमी होती है, जिसको हम जॉइंट फ्लूइड या लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियली उसमें जॉइंट की लुब्रिकेशन के लिए इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं अर्ली स्टेजेस में। और वो इफेक्टिव भी होते हैं, मतलब वो कईयों में साल में एक बार लगाना पड़ता है, तो पेशेंट का 1-2 साल कट जाते हैं। बट वो तभी तक कामयाब है जब तक कि बिल्कुल ही भाई कार्टिलेज पूरा पील ऑफ होके गड्ढे ना हो गए हों, या बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी ना हो गई हो, एडवांस आर्थराइटिस ना हो। तो अर्ली स्टेजेस में उसका एक रोल है। रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चलता है अभी आजकल कि घुटने बदलवाए। मैं भी कहीं मिला, लोगों से मिला, कई लोगों से मिला, तो कोई कहता है वो तो हमने घुटने बदलवा लिए, कोई कहता है हमने तो सोने के लगवा लिए। सोने और चांदी के घुटने क्या हैं डॉक्टर साहब ये? देखिए, ना तो सोना है ना चांदी है। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट होता है, जो पार्ट घिस जाता है हम उसके ऊपर ये ऐसे कवरिंग डाल देते हैं अलॉय की। तो अगर मैं इस मॉडल पे अगर आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझ आएगा कि हमारा जो जॉइंट है वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, और ये घिस गया। अब ये जब घिस जाता है या टायर घिस जाता है जैसे गाड़ी का, तो हम लोग उसके ऊपर नई कवरिंग डाल देते हैं, नई रबर डालते हैं। उसी तरह हम जॉइंट के बीच में ये ऐसे अलॉय डाल देते हैं, और ये बीच में नीचे की पार्ट को भी काट के ये डाल देते हैं। और इन ये आपस में ना रगड़ खाएं, इसलिए इसके बीच में पॉलीथिलीन स्पेसर डाल देते हैं। दिस इज़ ए नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण बोलते हैं। अब ये बनते हैं अलॉय से। ये कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय से बनता है, यूजुअली ये टाइटेनियम अलॉय से बनता है।
जो तो ऐसे कोबाल्ट क्रोमियम वाले लगते हैं उनको लोग बोल देते हैं कि भाई चांदी के घुटने डले हैं, तो वो एक्चुअली चांदी से कोई लेना देना नहीं है, बट इट्स अलॉय, इट इज़ इनर्ट टू द बॉडी, बॉडी के अंदर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है और ये एक बार डल गया तो लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है, चल सकता है। अब नए मार्केट में मॉडल्स आते रहते हैं, तो ये नया मॉडल आया हुआ है जिसमें कि जिन लोगों को इस मटेरियल से एलर्जी है, या कोई जिनको आर्टिफिशियल गहने पहनने में कान पक जाता है या नाक पक जाता है या ऐसी कोई एलर्जी है, उनमें हम लोग यही वाला इम्प्लांट है, इसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है जो कि गोल्ड कलर की है, इसलिए वो लोगों को लगता है कि गोल्ड नहीं डलवाया हमने, एक्चुअली सोने के नहीं है ये, ना ही सोने की परत चढ़ी है, बस एक अलग तरह की सिरेमिसाइज्ड कोटिंग होती है इसी अलॉय की, ताकि जिनको एलर्जी है उनको एलर्जी ना हो, और उनमें रिकमेंडेड है। सो एक तरह का ये वो चल रहा है, मिथ ही कह लीजिए कि भाई लोगों को लगता है हमने सोने के घुटने सोने और डलवाए या चांदी के चांदी घुटने, डलवाए। सोने और चांदी के घुटने। डॉक्टर साहब, कई बार बहुत यंग एज में भी लोगों को देखने में आ रहा है कि उनकी जो हड्डियां हैं इन जोड़ों से घिस रही हैं, खासतौर से कूल्हे से और घुटने से। देखिए, बहुत यंग एज में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें दो तीन चीज़ें ही होती हैं। एक तो है कि या तो आपको चोट लग गई और आपका जॉइंट डैमेज हो गया, उसकी बायोमैकेनिक्स ख़राब हो गई, वो घिसने लग गया, या उसका डिफॉर्मिटी हो गई, एंगुलेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं अर्ली एज में प्रेजेंट करती हैं। दूसरा होता है कई बार जैसे हिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, कूल्हे की, तो कूल्हे में लोग जो है या तो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं जिससे कि खून का दौरा ख़त्म हो जाता है जॉइंट का, तो जॉइंट हमारा डैमेज होकर एवियन में चले जाता है। तो नॉर्मल हमारा जो जॉइंट रहना चाहिए था ऐसा स्मूथ, वो धीरे धीरे उसका खून का दौरा खत्म होगा और हड्डी डैमेज हो जाएगी, जॉइंट डैमेज हो जाएगा, और ऐसा वो रगड़ खा के बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, तो पेनफुल हो जाएगा। इस कंडीशन में ये अर्ली एजेस में देखा गया है। इसका एक और कारण भी है, कई लोग जो है देसी दवाई खाते हैं दर्दों के लिए, उससे जोड़ में एवियन हो जाता है। कई लोग जिम में दवाइयाँ खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, उससे भी खून का दौरा कूल्हे का ख़त्म हो जाता है और वो हड्डी गल जाती है, जॉइंट डैमेज हो जाता है। इन अच्छा। सब कंडीशंस में 20 22 25 साल के लड़कों में हमने जो देखा है कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो इतनी दर्द में रहते हैं, इतने पेन में रहते हैं कि भाई और ऐसे नहीं है, दर्द रहता है तो ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन रहती नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या है अब इसका जो जो खर्चा है आमतौर पर ये चेंज कराने का, घुटने बदलवाने का या हिप रिप्लेसमेंट का, क्या क्या खर्चा आता है? देखिए, जो घुटना है वो हमारा अगर हम बेस्ट क्वालिटी का डालते हैं तो कम से कम जो है इम्प्लांट मिला के स्टे, ऑपरेशन का खर्चा, पैकेज वगैरह, हॉस्पिटल का खर्चा मिला के, दवाइयों वगैरह का सब 2.5 के करीब, 2.5 2.60 के करीब पड़ता है एक घुटना। उसी तरह कूल्हे का अगर हम देखें तो कूल्हे में एज के हिसाब से इम्प्लांट डाला जाता है कि कैसी बोन क्वालिटी है। सीमेंट वाले का थोड़ा कम खर्चा होता है जो सीमेंट से फिक्स होता है, और जो बिना सीमेंट वाला यंग एज में डाला जाता है उसमें थोड़ा सा इम्प्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो 2.5 लाख से लेके 3 सवा 3 लाख के बीच में जो है कूल्हा प्रत्यारोपण जो है हो सकता है। हो सकता है। और डॉक्टर साहब, ये ना करवाना पड़े, इसके लिए लोग क्या करें? सबसे ज़रूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल। आमतौर पर बड़े बूढ़े पहले एक आशीर्वाद देते थे कि हम्म। भैया बुढ़ापे में तेरे गोडे दीदे बने रहें, हाँ, मतलब आंख ठीक से काम करें, घुटने ठीक से काम ठीक से करें। काम करें। तो क्या करें लोग कि उनका उनको इसकी ज़रूरत ना पड़े? एक तो फिट रहें, अपनी डेली एक्टिविटी 3 4 दिन भी अगर 40 45 मिनट के लिए आपने वॉक कर ली या जिम कर लिया हफ्ते में, तो वो पर्याप्त है। उतनी एक्टिविटी बनाए रखें, वज़न ना बढ़ने दें अपना। दूसरा, डाइट अच्छी लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, जैसे कि नट्स खाएं, अखरोट खाएं, या हम जो देसी अनार खाएं। अनार खाएं, वल फ्रूट खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब खाएं। और जो है इंजरी को अवॉइड करें, और अगर इंजरी हो जाती है तो उसका जल्दी से परामर्श करके उसका ट्रीटमेंट लें, उसको निगलेक्ट ना करें ताकि वो इतनी ख़राब हो के भाई आपका एडवांस आर्थराइटिस ना सेटअप कर दे। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई सब मिनिमल जो है अल्कोहल और स्मोकिंग करें, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है कार्टिलेज पे और बोन पे ना पड़ता ही है। करें तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, मतलब जो लोग करते हैं वो तो ऑब्वियसली बंद कर दें, और अगर कोई सोशली भी करता है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, मिनिमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी सर्जरीज रोबोटिक हो रही हैं, तो क्या यहाँ अमृता हॉस्पिटल में भी हम रोबोटिक? जी बिल्कुल, मैं रोबोटिक सर्जरी का और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का हेड हूँ यहाँ पे, और हम लोग जो करते हैं, मैं कस्टमाइज्ड नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। कस्टमाइज इन द सेंस टेलर मेड, कि हर पेशेंट की एक अपनी जन्मजात अलाइनमेंट होती है, उसकी हड्डियों की बनावट होती है, उसका एक प्रॉपर एक साइज़ होता है। तो जो मेको रोबोटिक सर्जरी से मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स कर रहा हूँ रोबोट से, वो हमें ऑपरेशन से पहले ही प्लान कर सकते हैं हम सर्जरी, पेशेंट को ये इम्प्लांट डलेगा, इतना टिश्यू रिलीज़ होगा, इतने साइज़ का इंसर्ट डलेगा, इस अलाइनमेंट में डालना है, ये सब प्री प्लान हो जाता है और वही हम सर्जरी के दौरान एग्जीक्यूट करते हैं।
उससे हमें क्या मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है, प्रिसीजन मिलती है, दर्द कम से कम होता है। दर्द, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज बिल्कुल मिनिमल होगा तो दर्द भी कम होगा, दर्द कम होगा तो मरीज चलेगा भी जल्दी, चलेगा जल्दी तो रिहैब जल्दी होगा, तो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी जा पाएगा। अब इससे क्या है, क्योंकि हमें अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट जो है रोबोट बताता है और स्क्रीन में भी हमारी हेल्प करता है कि भाई किस तरह से आपने बोन काटी, वो सही सटीक कटी या नहीं कटी रोबोट की मदद से, क्योंकि रोबोटिक एक आर्म है। इट इज़ नॉट लाइक कि रोबोट इज डूइंग द सर्जरी, द सर्जन इज डूइंग द सर्जरी, इट इज़ जस्ट लाइक एन आर्म। So this is like the arm, which is the robotic picture, where it helps the surgeon to perform the surgery. और पहले हम लोग जो है कंप्यूटर नेविगेशन वगैरह यूज़ करते तो उसमें आर्म नहीं होती थी, अब इसमें एक एडिशनल आर्म आ गई है जो कि रीम करने में, बोन काटने में हमारी हेल्प करती है। और उसके बेनिफिट क्या है, अलाइनमेंट एक्यूरेट दे दी तो इम्प्लांट जो है अगर सही से बैलेंस होकर नहीं डला होगा तो जल्दी फेल हो जाता है, बट एक्यूरेसी हमें रोबोट ने दी कि अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट दी। जब अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होगी तो इम्प्लांट की लॉन्जिविटी बढ़ेगी, जो घुटना प्रॉब्ली 10 15 20 साल चलना है वो हो सकता है 25 30 साल या सारी उम्र चल जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी है। तो अर्ली एडवांटेज क्या है कि ब्लड कम लॉस हुआ, टिश्यू कम रिलीज हुआ, दर्द कम हुआ, जल्दी चलने लग गए। और लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्या हुई कि फेलियर रेट कम हो गए। तो पहले जो लोग डरते थे यार उसने घुटने बदलवाए और वो चल ही नहीं पाई और ज़िंदगी भर नहीं चल पाई, वैसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल एक्टिवली चलेंगे, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं। कई पेशेंट्स मेरे 4-5 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं, कोई तो भाग भी लेते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, मॉल में जाते हैं, वॉक करते हैं, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया से व्यतीत कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरीज। रोबोटिक सर्जरी तो जो लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसका कहीं ना कहीं लोगों के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जो रोबोट है वो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है, हिप रिप्लेसमेंट और आधा घुटना बदलना, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए भी ये एकमात्र रोबोट है पूरे फरीदाबाद में जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है रोबोटिक की, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ अमृता में अवेलेबल है। ज़्यादा हल्ला नहीं मचता है अमृता का। जो जो मशीनें, उपकरण या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, वो शायद शहर में सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और अस्पताल तो खैर शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते हैं। देखिए हमारा एम है कि पेशेंट्स जो हैं खुद हमारे हॉस्पिटल के बारे में, सर्जन के बारे में सुन के आएँ। हम बहुत जो है मार्केटिंग वगैरह में बिलीव नहीं करते, वर्ड ऑफ माउथ में बिलीव करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट खुश होकर जाएगा वो अपने आप और 2 पेशेंट लेके आएगा। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, वॉइस ऑफ फरीदाबाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।